हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ संदीप हैं जिन्होंने कि बीपीएससी टीआरई 3 के जूनियर वाले में साइंस और मैथ में इन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया है। और इनसे हम लोग आज सारी बातें जानने वाले हैं। आपके जो जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो संदीप जी, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद और आ, आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। और संदीप जी, सबसे पहले तो सवाल हमारा यही है कि क्या आपको उम्मीद थी कि आप एक रैंकर होंगे, आपकी रैंक थर्ड आ जाएगी, या सभी सामान्य बच्चों की तरह आप भी सिर्फ क्वालिफाई करने का ही सोच रहे थे? देखिए, ये किसी को भी पता नहीं होता है कि कोई टॉप करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि टॉप करना है और क्वालिफाई होना और फेल होना है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। 8-10 नंबर का ही अंतर होता है, उसी से कोई टॉप हो जाता है और उसी से कोई फेल भी हो जाता है। तो ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता होती है कि कोई टॉप करेगा या सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं भी सामान्य बच्चों की तरह ही, मुझे केवल ये लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़ा सा ठीक ठाक थे। तो मुझे इतना पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि टॉप हो जाएगा। इसके पीछे भी थोड़ा सा जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन मेरा रिचार्ज जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैं आराम से सोया था रात में। फिर भोर में एक लोग हैं जो कि प्राइमरी में सिलेक्टेड हैं, रत्नेश्वर राय, जो कि बिहार में ही है इसी समय। तो वो मेरे मित्र भी रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने फ़ोन किया भोर में 4:30 बजे, फ़ोन करके कहा कि आपका तो हो गया है और टॉप कर गए हैं। तो खुशी तो हुआ ही, सबको खुशी होता है। तब फिर वही मुझे बताया था, फिर मैं दिन में अपना रिचार्ज किया तब देखा। तो ऐसी कहानी रही है। तो संदीप जी, आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या क्या किया है, बैकग्राउंड क्या है आपका? और इसी के साथ क्या आप कॉलेज और स्कूल में भी अपने टॉपर रहे थे, या आप बीपीएससी में टॉपर बन गए, ये कोई मिरेकल है? देखिए, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सिंपल रहा है शुरू से ही। मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही प्राइमरी मिडिल मतलब ऐसे ही किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी नहीं, शुरू से अंत तक। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब बीएससी और एमएससी में किया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन शुरू में तो फर्स्ट ईयर में किसी तरह से बस पास हो गए, क्योंकि यूपी बोर्ड से थे। तो आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी का मतलब हिंदी आता भी रहता है तो इंग्लिश में लिखने में कई सब दिक्कत होता है। बस पास हो गए थे, मतलब 55% था मेरा ओवरऑल देखा जाए तो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा सा मैं मेहनत किया, ठीक ठाक था मेरा, 88% बना और मैं रैंक 2 था एमएससी में। तो ये चीज़ें रही हैं। फिर उसके बाद बीएड किया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, और सीटेट में पास कर लिया उसी समय बीएड के दौरान ही, मतलब अपियरिंग में ही। तो ये रहा मेरा बैकग्राउंड। तो संदीप जी, आप बीपीएससी का टीचर बनने का कब आपने सोचा, और कब आपने तैयारी शुरू की थी, और आपको टाइम कितना लगा था इस टॉप रैंक तक पहुंचने में? देखिए, बीपीएससी का चूँकि जिस समय बीएड कर रहा था तो अभी अपियरिंग में था, मतलब फाइनल ईयर में जिस समय था, तो उसी समय नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें चूँकि अपियरिंग मान्य था, तो एक सुनहरा मौका था कि जैसे ही बीएड होना था वैसे ही आ भी गया था नोटिफिकेशन, और ठीक ठाक वैकेंसी भी था। मतलब उतना तो अभी तक मैं नहीं देखा हूँ किसी दूसरे राज्य में। तो ये बिहार गवर्नमेंट का धन्यवाद भी देना चाहिए कि इतना वैकेंसी वहाँ पर निकला। तो मैं उसी समय फॉर्म भर दिया था और एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन उसी समय कोर्ट का निर्णय आपको भी पता है, बीएड किए थे हम लोग, प्राइमरी में उस समय दिए थे एग्ज़ाम, और कोर्ट के निर्णय के बाद प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया। तो मार्क्स के दौरान ही आ गया था हाँ। तो? तो लेकिन एग्ज़ाम दिए थे किसी तरह से कि हो सकता है कि कुछ मामला पलट जाए, हो जाए उसमें, लेकिन मार्क्स ठीक ठाक था, हुआ नहीं। तब 67 कट ऑफ गया था और 77 मार्क्स था, लेकिन हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उसमें नहीं हुआ तो उससे ऊपर वाले में हो गया अभी। तो ये चीज़ें रही है। और टीआरई 2 में आपका क्या रहा? और हाँ, तो उसके बाद टीआरई 2 का आया था। तो टीआरई 2 में मैं 6 to 8 मैथ साइंस में दिया था, और 9-10 में मैथ में दिया था, मतलब टीजीटी मैथ से दिया था। 6 to 8 में उस समय मेरे मार्क्स 77 आ रहे थे, कट ऑफ 80 गया था। और उसमें टीजीटी में था मैथ में, तो उसमें 86 था मेरा मार्क्स, कट ऑफ गया था 94। तो उसके पीछे भी एक रीज़न रहा कि मेरा नहीं हुआ उसमें, क्योंकि मैं उसको बहुत सीरियसली प्रिपरेशन किया नहीं था। उस समय मेरा इग्नू में हो गया था, इग्नू जूनियर असिस्टेंट में। तो मैं क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा था, मुझे लग रहा था कि उसका ज्वाइनिंग बहुत पहले हो जाएगा। और बिहार में थोड़ा सा नियम बहुत परिवर्तन हो रहा था, स्कूल 9 बजे से 8 बजे से लेके और 5 बजे तक हो गया था। थोड़ा सा मतलब जाना नहीं चाह रहा था उधर।
लेकिन भाग्य जहाँ ले जाना चाहती है वहीं पे अंत में आदमी जाता है, भले कितना वो प्रयास कर ले। तो यही चीज़ रहा है। तो फिर उसमें नहीं हुआ और इधर मामला कोर्ट में चला गया इग्नू का, अभी भी चल रहा है कोर्ट में ही। तो फिर अभी दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, तैयारी। मतलब TRE 2 में भी आपके नंबर क्वालिफाई से थोड़े से ही कम रह गए थे। हालांकि ये बात अच्छी है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ TRE 2 में, नहीं तो फिर रैंकर्स देखने को नहीं मिलते। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वही देन है। आपसे अगला सवाल हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने अपने तैयारी में कौन कौन से सोर्सों का प्रयोग किया था, जैसे कि यूट्यूब से, नोट्स, किताब, क्या क्या चीज़ें थी जिससे कि आपने तैयारी किया और सेलेक्ट हुए थे? देखिए, अगर बात किया जाए कि कोई सोर्स का, तो देखिए आपको भी पता है कि कोई एक फिक्स सोर्स नहीं होता है किसी चीज़ का। अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत समय से, तो उनको भी पता है कि कहीं ना तो कोई ऐसा फिक्स किताब है जिससे कि सारे क्वेश्चन आ जाए, ना कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ से सब कुछ आ जाए। तो जैसे आम इंसान होता है, आम कैंडिडेट्स होते हैं, वैसे मैं भी था। मैं भी इधर उधर भटकता ही था शुरू में, लेकिन जब मुझे एक चीज़ याद था कि मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले मैं उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखता था कि कहाँ से आ रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था ये टीचर का एग्ज़ाम था। तो ये जो बाकी के एग्जाम्स हैं, जैसे SSC, बैंक, रेलवे, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यहाँ पे एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका नॉलेज भी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे चूँकि आपको बच्चों को पढ़ाना रहता है सिलेक्शन के बाद, तो इसलिए देखा जाता है कि आपका बेसिक जो बुक्स हैं, NCERT हो गया, SCERT हो गया, तो उसका नॉलेज है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका NCERT बेस्ड और SCERT बेस्ड ही आते हैं। तो उसको एनालिसिस के बाद मुझे पता चल गया था कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। ज़्यादातर NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाती हैं। तो और सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर एक एग्जाम में बिहार के टीचर के सामान्य अध्ययन से 40-40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर, सबका ये सवाल होगा कि आपने वो 40 नंबर का जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है, उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? देखिए, वो सबसे बर्डन होता है, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप सब्जेक्ट तो प्रिपरेशन सब लोग करते हैं। जैसे कोई मैथ से दे रहा है तो मैथ का प्रिपरेशन करेगा, कोई SST का है तो SST का उसका सिलेबस में भी रहता है पहले से ही। लेकिन ये चीज़ इसमें मतलब बहुत ब्रॉड इसका है। 5 सेक्शन इसमें आते हैं 40 नंबर में, 8-8 क्वेश्चन के। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता है। तो इसमें भी मैथ साइंस का, तो चूँकि मुझे तो मेरा मैथ साइंस बैकग्राउंड था, तो उसमें दिक्कत हुआ नहीं। 8 क्वेश्चन मैथ के और 8 साइंस के, तो उसमें तो हो गया। अब करंट अफेयर में थोड़ा सा दिक्कत होता है सभी लोगों को। करंट अफेयर के लिए मैं तो कोई ऐसा मतलब 1-2 चैनल रहते हैं जिसको मैं शुरू से ही तो उसको फॉलो करता रहता था। कोई चैनल का आप नाम बताना चाहेंगे जिससे कि सजेशन मिल सके, बच्चों को गाइडेंस मिल सके? हाँ, देखिए, अगर गाइडेंस का बात किया जाए तो अभी तो आपके चैनल पर भी है बहुत सी वीडियो। करंट अफेयर का बात किया जाए तो मैं क्रेजी जीके ट्रिक एक आता है SSC का, वो है, तो उसका वीडियो मंथली वाला मैं देखता था। मैं डेली वाला करंट अफेयर का भी नहीं देखता था, मंथली वाला। लास्ट में फिर वही बुक आता है अलग अलग, SPD का भी आता है, लेकिन उसमें से पूरा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा BPSC में, क्योंकि BPSC आपको पता है थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहता है। तो उससे बाकी एक घटना चक्र का आय दृष्टि का आता है। तो उसमें से चूँकि मैं कई ठो बुक रखा रहा था PDF, तो उससे मैं कई बुक और यूट्यूब चैनल देखता रहा था। उसके लिए 1-1 घंटा कम से कम डेली, वही मंथली करंट अफेयर, और लास्ट में एग्जाम से 10 दिन पहले मैं कोई बुक ले लेता था। इसका मतलब ये है कि आपने कोई बुक वगैरह ज़्यादा कुछ प्रेफर नहीं किया, बल्कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान दिए थे और उसी के रिगार्डिंग शायद आपने तैयारी की थी, उसी के इर्द गिर्द। तो संदीप जी, अब हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं जो कि TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि 3-4 महीने के बाद ही शायद TRE 4 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इतने कम समय में कैसे तैयारी कर पाएँ, उसके लिए आप कुछ बच्चों से कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1-2 मार्क्स से इसमें नहीं हो पाया है TRE 3 में, तो उन लोगों से कहूँगा सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स देखिए कि आपका कहाँ से रुक रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उसको सर्च कीजिए। कोशिश कीजिए कि NCERT या फिर SCERT बिहार में चलता है। NCERT भी बहुत लोग करते हैं कि पूरा खरीद लेते हैं 6 से लेकर 12 तक और पूरा पढ़ने लगते हैं शुरू से, लेकिन आपको उतना भी नहीं करना है। पूरा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, वो जब कक्षा 6 से 12 6 साल में आप पूरा नहीं पढ़ पाए, तो यहाँ 4 महीने में कोई क्या ही पढ़ लेगा। लेकिन आप देखिए कि प्रीवियस ईयर्स देखिए, उसके बाद उस टॉपिक को सर्च कीजिए NCERT में। उसके लिए जो प्रोसेस है आपके चैनल पे और आता रहेगा बीच बीच में, मैं उसमें थोड़ा सा सुझाव देता रहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। तो उसके लिए आपको गूगल पे वही सर्च करना रहता है कि मतलब जो क्वेश्चन आपको मिल गया, कुछ उसमें कीवर्ड्स हैं,
उसको सर्च कीजिए और लास्ट में एनसीईआरटी लिख दीजिए गूगल पर ही, तो वो क्वेश्चन आपका किस एनसीईआरटी के किस चैप्टर में दिया है वो सीधे मिल जाता है। क्वेश्चन नहीं मतलब वो टॉपिक मिल जाता है। तो वहाँ से सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर से एनसीईआरटी के आ जाता है। उसमें कोड दिया रहता है पीडीएफ में, आप जब डाउनलोड करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में रहता है सब एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। तो वहाँ से आप कीवर्ड के सर्च कर कीवर्ड और उसको आप वो वाला जो जिस चैप्टर में है वो चैप्टर पूरा पढ़ डालिए। तो मैं भी वही करता था कि जितने भी चैप्टर मुझे मिल जाते थे कीवर्ड से, वो चैप्टर डाउनलोड करके मैं पीडीएफ उसका रख लेता था और उसी से बनाते थे। तो आई थिंक आपने एनसीईआरटी की बुक प्रिफर की थी, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर थे या कुछ सेलेक्टेड टॉपिक थे, वहाँ से आपने प्रिफर किया था उसको। अच्छा, एनसीईआरटी में 9th और 10th का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, और साइंस की बात किया तो मैथ भी उसी में है। और 11th 12th का कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बायोलॉजी का जो है उसमें से क्वेश्चन 11th के बायोलॉजी से आता रहता है, तो वो आप देख सकते हैं, केवल कुछ चैप्टर, पूरा नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा संदीप जी, एग्ज़ाम का समय जो है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, कम समय होता है, उसमें रिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है शायद। तो आप रिवीजन कैसे करते थे? क्या आप नोट्स बनाते थे वगैरह या क्या करते थे इसके लिए? देखिए ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, आप कितना वो पढ़ लीजिए, लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, भले आप कितना वो किताब पढ़ डालिए। तो ये सबके साथ होता है कि लास्ट में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप कितना पढ़े हैं। उसके लिए मैं करता था, क्या काम करता था कि मैं शुरू में तो पूरा पढ़ता रहता था जहाँ से मिलता था मुझे सोर्स। लास्ट में उसके लिए रिवीजन के लिए मैं वही करता था कि एक एक बुक पूरा एक दिन में रिवाइज हो जाता था। कि जब एग्ज़ाम का लास्ट दिन रहता था, मतलब अगले दिन ट्रेन पकड़ना है, तो फिर एक दिन पहले तो अब जितना पढ़े हैं, चाहे वो 10 बुक हों चाहे 10 पीडीएफ हों, सबको रिवाइज करना ही था। भले उसको स्कैन कर दीजिए पूरा, पलट के। तो ये चीज़ें रहता है रिवाइज करने का। तो मुझे आदत है पढ़ने का, 8-10 घंटा 12 घंटा भी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं टाइम नहीं देखता हूँ जब पढ़ता हूँ। तो सब मतलब अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो किसी का भी हो सकता है कि आप पढ़िए तो ये ना देखिए कि 2 घंटा में ये पढ़ा हूँ, 3 घंटा ये पढ़ लिया, अब तो बहुत पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आप ये देखिए कि आपका जो पढ़ना था जितना है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो मेरा तरीका यही रहा है शुरू से अंत तक कि मैं ऐसे बनाता, मैं टाइम टेबल 2 घंटे और 1 घंटे वाला नहीं बनाता था। मैं ये टाइम बनाता था कि आज मुझे ये बुक ख़त्म करना है, तो वो फिर शाम तक हो जाता था, चाहे कैसा हो करके। हाँ, मुझे भी ये वाकया याद है, जब मैंने एक बार आपको कॉल किया था तो आपने कहा कि आज अभी कोई ज़रूरी काम ना हो तो मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ क्योंकि मुझे एक बुक कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें तो मुझे पता थी आपके बारे में। अब आपसे हम अगला सवाल जानना चाहेंगे कि बहुत बार ये होता है कि पढ़ाई के दौरान में बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर नहीं चल पाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप प्रिपरेशन के समय में डिमोटिवेट हो जाते थे? और अगर होते थे तो आपको मोटिवेट करने के लिए अपने आप को क्या करते थे आप? देखिए ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, ये सबके साथ होता है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो जाहिर सी बात है सीट बहुत कम आती हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डीमोटिवेशन तो आना सबके साथ होता है ऐसा। लेकिन उसके साथ साथ आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं, कैसे टैकल करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी शुरू में तो जब ग्रेजुएशन में गया था तो उस समय मैं सब लोग लगभग देखे होंगे संदीप महेश्वरी का वीडियो, और भी 2-3 ठो मोटिवेशनल हैं गुरु तो सब लोग देखते थे। लेकिन वो देखने के बाद एक दिन तक मोटिवेशन रहता था, एकदम एनर्जी हाई, फिर उसके बाद अगले दिन वही जो एनर्जी जीरो। तो सब के साथ होता है। तो उसके लिए देखिए कुछ जब समय आपके साथ बीतता जाता है, 2-4 साल हो जाता है, आपका कहीं नहीं होता है, तो फिर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, सपोर्ट भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है घर से, तब अब लगता है कि नहीं अब करना चाहिए। तो वो जो मोटिवेशन आता है वो अंदर से आता है और वही मोटिवेशन काम करता है। तो आप मतलब मेरे साथ भी यही था, मोटिवेशन अंदर से। देखिए उसके लिए मैं क्या काम कर रहा था कि मैं टेस्ट लगाता रहता था हमेशा, किसी भी सोर्स से, अलग अलग सोर्स से टेस्ट मिल जाता था। और टेस्ट लगाने से एक फ़ायदा होता था कि जो क्वेश्चन नहीं आता था उसमें फंस जाता था, तो फिर उसके लिए तो किताब खोजना ही पड़ेगा या फिर इंटरनेट से। तो वो चीज़ करें तो आपको फिर उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे एकदम। मतलब कोई व्यक्ति है, जब आप उसमें आप सर्च करें तो आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और 2-3 घंटा आपका बीत जाता है। तो इस तरीके से मेरा मोटिवेशन काम करता था और वैसे ही मैं शुरू से अंत तक पढ़ाई करता था। अच्छा, मतलब कि आपका मोटिवेशन का तरीका एक अपने आप को टेस्ट भी करना था कि सुबह उठिए और टेस्ट दे लीजिए ताकि पता चल जाए कि हमारे अंदर कितना ज्ञान भरा है, उसके बाद ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता था। तो संदीप जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप
पढ़ाई के दौरान भी कोई काम करते थे या सिर्फ आप 24 घंटे पढ़ाई में ही अपना लगाते थे? देखिए, ये 24 घंटा कोई पढ़ नहीं सकता है, ये तो वास्तविकता है। लेकिन हाँ, मैं अपने जब पढ़ाई करता था तो जब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता था तो मैं उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल जो मेरा है संदीप एकेडमी, उस चैनल पे भी थोड़ा बहुत काम करता रहा था बीच बीच में। अभी तो खाली हो गया, अब तो सिलेक्शन हो ही गया है, तो फिर उस पर थोड़ा और काम किया जाएगा। तो मैं बीच बीच में उस पर काम करता रहता था। बाकी दूसरे एग्जाम्स कोई रहते थे बीच में तो उसका भी प्रिपरेशन साथ में करता रहता था। तो मेरा ऐसे समय बीतता था उसमें। बाकी तो चीज़ें अभी चैनल पे आप दोनों चैनल पे आपके भी और मेरे पे भी मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड गाइडेंस वीडियो जो हैं। और कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिल करके और टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यही नहीं पता होता कि कहाँ से टेस्ट दिया जाए। मेरे साथ भी था, मैं एक टेस्ट के लिए बुक खरीद लिया था, मतलब PDF ही लिया था उसका। उसमें से क्या था कि जब टेस्ट देने बैठा तो पता चला कि इसका लेवल ही कुछ अलग है, फिर वो पूरा वैसे ही पढ़ा रह गया, एक भी टेस्ट नहीं दिया। तो ये सबसे इस समय बड़ा क्वेश्चन है कि जितने भी मतलब ऐसे मार्केट में जो हैं उनको अगर खुद बैठा दिया जाए एग्जाम में तो पता चलेगा कि पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे टीचर और यूट्यूबर पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जो कैंडिडेट्स हैं वो जानते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं जिनको खुद नहीं पता, एग्जाम में बैठा दीजिए तो पास ही नहीं हो पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग टीचर भी पड़े हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग मतलब जो अपना अनुभव रहा है वो आपके साथ शेयर करके और उस पर एक टेस्ट सीरीज बनाया जाए जो कि फ्री में अवेलेबल रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी कमेंट्स आएंगे उनके उसके आधार पे काम किया जाएगा टेस्ट सीरीज पर। अच्छा, हाँ, तो इतनी सारे सवाल मिले संदीप सर से हम लोगों को। और बाकी आप इनसे जुड़े रह सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं इनसे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ज़रूर उसके ऑप्शन आपको आंसर मिलेंगे। बाकी इनसे आप पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, इनके चैनल पे जा कर के। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो संदीप जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की तरफ से भी।